हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की घटनाओं के अनुसार किसे इजराइल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। ए ऑप्शन है एयर लैपिड, बी ऑप्शन है नेफ्टली बेनेट, सी ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेफ्ताली बेनेट एक तकनीकी करोड़पति इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम होती है। वास्तव में अगर राजधानी पूछ ली जाए तो तेल अवीव है। सबसे बड़ा नगर यरूशलेम है। यहाँ की राजभाषा हिब्रू और अरबी है। मानव जातीय वर्ग की बात करें तो 76% यहाँ यहूदी हैं, 19% अरब हैं, 5% अन्य लोग रहते हैं। राष्ट्रपति रेवेलिन हैं। प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और अब कौन बन गए हैं तो नेफ्ताली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ओके, दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित यह एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है और ये मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला कथन है, कन्नड़ 6ठी शताब्दी ईस्वी में गंगा राजवंश के दौरान फला फूला था। दूसरा कथन है, यूनानी नाटककार ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में कन्नड़ से परिचित थे। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, या दोनों ही ऑप्शन सही हैं, या डी ऑप्शन इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो कही गई दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। प्राप्त पुरालेखों के अनुसार पुरानी कन्नड़ 6ठी शताब्दी ईस्वी में गंगा राजवंश के दौरान, 9वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रकूट वंश के दौरान फली फूली थी। कन्नड़ भाषा के बारे में विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों से संकेत मिलता है कि महान यूनानी नाटककार 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कन्नड़ बोलने वाले और दोनों भाषा से परिचित थे। अब कन्नड़ भाषा की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का वर्णन है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रेडिनंद केटल द्वारा किस भारतीय भाषा का शब्दकोश तैयार किया गया है। तो फ्रेडिनंद द्वारा कन्नड़ भाषा का जो शब्दकोश है इसे तैयार किया गया था। रेवरेंड फ्रेडिनेंड केटल 1894 में लगभग 70,000 शब्दों के कन्नड़ अंग्रेजी शब्दकोश के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी बने हैं। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने 2 जून 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन का आर्टिफिशियल सूर्य किसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है भौगोलिक पार्क को, बी ऑप्शन है परमाणु रिएक्टर को, सी ऑप्शन है वोल्केनो को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक को चीन का आर्टिफिशियल सूर्य भी कहा जाता है। यह एक परमाणु रिएक्टर है। चीन की राजधानी बीजिंग है। सबसे बड़ा शहर संघाई है। राजभाषा यहाँ की मंडारिन है। और भाषाओं की अगर बात करें तो मंडारिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली विश्व की भाषा है। और मुद्रा यहाँ की युआन और रेनमिनबी है। राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं। प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। चीन और भारत के मध्य में एक सैन्य अभ्यास आयोजित होता है जिसे हैंड इन हैंड नामक सैन्य अभ्यास से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, 2 या 2 से अधिक परमाणु नाभिक मिलकर 1 या 1 से अधिक नाभिक और उप परमाणु कण बनाते हैं। दूसरा कथन है, रिएक्टेंट्स और उत्पादों के बीच द्रव्यमान में अंतर ऊर्जा के रूप में जारी किया जाता है। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही है, या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, परमाणु संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु नाभिक 1 या 1 से अधिक परमाणु नाभिक और उप परमाणु कण बनाने के लिए संयुक्त होते हैं। अभिकारकों और उत्पादों के बीच द्रव्यमान का अंतर ऊर्जा के रूप में जारी या अवशोषित होता है।
अगला सेंटेंस है, बोलने वाली की संख्या के मामले में भारत में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आप सभी को पता होगी हिंदी है। अब हिंदी भाषा के बारे में अगर बात करें तो हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। वर्तमान में भारत में 52,43,193 लोग हिंदी भाषी हैं। अब हिंदी भाषा के इतिहास का बात करें तो 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति तैयार करने वाले समिति के चेयरमैन थे। भारत के नए संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था। भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां प्रचलन में थीं। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र के आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में चुनना आसान नहीं था। इसके लिए कई निष्ठावान हिंदी समर्थकों ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए रैलियां और पैरवी भी की। इन लोगों में से सबसे उल्लेखनीय योगदान व्यवहार जो जाता है राजेंद्र सिन्हा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास रहे थे। इन सभी लोगों ने इस मुद्दे को संसद में बहस की थी। 14 सितंबर 1949 को व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुन लिया गया। यह निर्णय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही प्रभाव में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 343 जो है देवनागरी लिपि है और आर्टिकल 343 जो है किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से संबंधित है। और कब इसका जो 14 सितंबर है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, और हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की? तो UNGA ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जो साइकिल की व्यक्तित्व, स्थायित्व और बहुमुखी प्रतिभा को स्वीकार करता है, जो 2 सदियों से उपयोग में है। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौता जो हाल ही में खबरों में था, न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के अंतरिक्ष अन्वेषण का एक समझौता है? तो इसका उत्तर होगा नासा। न्यूजीलैंड ने नासा के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता किया है। इसके साथ न्यूजीलैंड आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश बन गया है, जो नासा के साथ 2024 तक आगे मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने की अपनी योजना का हिस्सा बनने के लिए समझौता है। नासा की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसका गठन 29 जुलाई 1958 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। चार्ल्स बोल्डेन प्रबंधक हैं, लोरी गार्वर डेप्यूटी प्रबंधक हैं, संस्थापक ड्वाइट डेविड आइजनहावर हैं। ठीक है, वीडियो गेम की बात करें, नासा के कुछ वीडियो गेम्स हैं, मून वेज अल्फा, नासा साइंस इन्वेस्टिगेशन, प्लांट ग्रोथ एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट किया गया H1N3 का ये किसका प्रकार है? तो ये बर्ड फ्लू का प्रकार है। चीन ने H1N3 नामक बर्ड फ्लू के दुर्लभ प्रकार के पहले मानव संक्रमण की सूचना दी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा 41 वर्षीय व्यक्ति के मामले की पुष्टि की गई है। यह बर्ड फ्लू प्रकार कम रोगजनक माना जाता है, जिसका अर्थ होता है यह पोल्ट्री में अपेक्षाकृत कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है। दुनिया में अभी तक इस संक्रमण का कोई दूसरा मामला सामने नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है इकोरैप प्रकाशित की गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP 7.9 की दर से भविष्यवाणी की है। पहली रिपोर्ट में 10.4% की वृद्धि
भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बड़े प्रभाव के कारण इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने जो जीडीपी रखी है, जीडीपी की अनाउंसमेंट की है भारत के लिए, कितनी रखी है तो 7.9%। इससे पहले रखी थी इन्होंने 10.4%। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इस स्टेट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक को सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा ये भी जान लीजिएगा, ये मुंबई में मिलेगा। स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 में हुआ था और स्टेट बैंक के चेयरपर्सन जो हैं वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। और ब्रांच की अगर बात करें तो स्टेट ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है, मेन ब्रांच, वो आपको बस्तर छत्तीसगढ़ ब्रांच में मिलेगी। ओके, सब्सिडरीज़ की बात करें तो एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेपाल एसबीआई बैंक, इस तरह की इसकी सब्सिडरीज़ भी हैं। अगला क्वेश्चन है, जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस चैंपियन और दुनिया की नंबर 2 नाओमी ओसाका ने घोषणा की है कि वे फ्रेंच ओपन से हट जाएंगी और कुछ समय कोर्ट से दूर रहेंगी। उन्होंने पोस्ट किया था कि वे मानसिक स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अनिवार्य पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करेंगी। इसके बाद आयोजकों ने उन पर जुर्माना लगाया है। जापान की अगर बात करें तो जापान की कैपिटल होती है टोक्यो और यहाँ की करेंसी होती है येन। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ठीक है, अशिकावा मशिकावा यहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट है, इससे पहले जो थे कौन थे, अशिकावा मशिकावा नहीं, ये तो एडीवी के हैं, शुगा जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और पहले यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जून को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम क्या है? तो 1 जून को मनाए गए वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। हर साल 1 जून को संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 1 जून को पेरेंट डे भी मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार वर्ष 2021 में वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। इस वर्ष की थीम सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर WHO ने 2021 के लिए WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार किसे दिया है? तो ये विशेष पुरस्कार जो दिया गया हर्षवर्धन जी को दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश स्वच्छ स्वास्थ्य संघ और उत्तर प्रदेश तंबाकू कंट्रोल सेल को तंबाकू की रोकथाम और नियंत्रण के उनके प्रयासों के लिए भी सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ग्राहक सेवा नंबर भी है और इसके हेड टेड्रोस अधानोम, सौम्या स्वामीनाथन, जेन एलिसन है। ओके, संस्थापक की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया ने WHO का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को किस संगठन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा को 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को वर्ष 2021 से 22 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो 1895 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने मई 2021 में डैश में आयोजित किया 2021 ASVC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो संजीत कुमार ने मई 2021 में दुबई में आयोजित 2021 ASVC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। आशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन एशियाई अभिजात वर्ग पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी। यह कार्यक्रम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा UAE बॉक्सिंग फेडरेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। संजीत कुमार ने फाइनल में 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप के पदक विजेता और 2016 के ओलंपिक रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के बासली लेविट को हराया है। पूजा रानी वोरा ने लगातार अपना दूसरा महाद्वीपीय खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात लेखक एरिक कार्ले का मई 2021 में निधन हो गया। उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध चित्र पुस्तक का नाम बताएं। तो द वेरी हैंग्री कैटरपिलर
इस पुस्तक का नाम है। प्रख्यात लेखक जर्मन अमेरिकी डिजाइनर और इलस्ट्रेटर एरिक कार्ले का 91 वर्ष की आयु में नॉर्थम्पटन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें उनकी पिक्चर बुक द वेरी हंग्री कैटरपिलर के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। कुछ सजेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं, कोई ओपिनियन आपके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।